Hello students, I Bhagishri Goswami from Hygia Group of Institution Lucknow. Today we will discuss about the anti-angina drugs. Contents are introduction, symptoms, causes of angina, types, treatment of angina pectoris, classification of drugs, nitrates, mechanism of action, SAR, drug structure, systemic effect of nitrates, synthesis of nitroglycerin, synthesis of isosorbide dinitrate and its side effects. इंट्रोडक्शन सबसे फर्स्ट ये है कि एंजाइना क्या होता है। सीवियर चेस्ट पेन मतलब कि चेस्ट में क्या हो, बहुत ही ज़्यादा क्या होने लग जाए, दर्द होने लग जाए। Angina pectoris is chest pain that can be caused by restricted blood flow in arteries that supply the heart. Angina pectoris क्या है? एक चेस्ट पेन है और जो कॉज होता है रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, मतलब क्या होता है, हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड का फ्लो जो क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है कि नॉर्मल हार्ट एंड आर्टरी देखिए कैसे है कि वो इजीली फ्लो हो रही है आर्टरी वॉल में, जो ब्लड आरबीसीज हैं बहुत इजीली फ्लो हो रही हैं। लेकिन अगर हम आर्टरी विद प्लैकी बिल्डअप देखें, मतलब जो एंजाइना है उसमें देखें तो क्या हो रहा है, प्लैक हो रहा है। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आर्टरीज हो, जो कॉरोनरी आर्टरीज हैं वो क्या हो रही है, सिकुड़ जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसके कारण जो आरबीसीज हैं उनको इजीली फ्लो होने में तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं। उसके बाद है सिम्टम्स। इसकी सिम्टम्स हैं चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, स्टैबलिंग प्लस नेनिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें अजीब सा लग जाना कि हमारे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट टाइप होने लग जाना कि हमें अलग अजीब महसूस होता है, पेन इन योर आर्म्स, नेक, जॉ, शोल्डर और बैक, मतलब हमारे जो आर्म्स होते हैं उसमें, नेक में, जॉ में, शोल्डर्स में और बैक में क्या होता है कि पेन होना, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। नोजिया, फैटिग्यू, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंजाइटी, स्वेटनिंग, डिजीनेस। ठीक है, कि इतने सारे सिम्टम्स किसके हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के हैं। उसके बाद है कॉजेज ऑफ एंजाइना, कि किस किस कारणों से क्या हो सकता है, एंजाइना हो सकता है। द हार्ट नीड्स टू बी सप्लाइड ब्लड और ऑक्सीजन इन दैट ब्लड, if no enough blood then ischemia causes, कि मतलब हार्ट में क्या है, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई अगर चलती रहेगी तो क्या होगा, एंजाइना नहीं होगा, हमारा नॉर्मल फ्लो चलेगा। अगर वहां पे ब्लड और ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, या हमारे हार्ट को इनफ जो ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इश्चीमिया कॉज हो जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस, जो एंजाइना जो डिजीज है उसको हम इश्चीमिया डिजीज भी बोलते हैं। Reduced blood flow to the heart muscle, coronary artery disease is the majority cause of angina cases. Reduced blood flow to the heart muscles, मतलब हार्ट में क्या है, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो रहा है। अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। उस केसेस में क्या होता है, ज्यादातर यही होता है रीजन कि जिससे एंजाइना कॉज होने लगता है। नैरोइंग ऑफ द एरोटिक हार्ट वाल्व, जो मतलब एरोटिक हार्ट वाल्व होता है वो सिकुड़ने लग जाता है, या बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ही नैरो हो जाता है, मतलब बहुत ही जिसको बोलते हैं जो उसकी चौड़ाई या जिसको आप गोलाई बोलेंगे वो बहुत कम हो जाती है। एनीमिया के कारण हो सकता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स जो होती हैं उनके कारण कॉज हो सकता है डिजीज ऑफ द हार्ट मसल्स, कुछ डिजीज हो जाती है हार्ट मसल से, उनके कारण भी क्या हो जाता है, एंजाइना कॉज होने लगता है। उसके बाद है टाइप्स, कि एंजाइना कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट एंजाइना को तीन टाइप्स हैं,
टिपिकल, वेरिएंट और अनस्टेबल। टिपिकल एंजाइना जो है वो ड्यू टू फिक्स्ड एंड स्टेबल प्लैक की वजह से होता है। हमने प्लैक पहले डायग्राम में देखा है कि प्लैक क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, फिक्स्ड और स्टेबल जहाँ पे प्लैक हो जाएगा उसको टिपिकल एंजाइना बोलेंगे। दूसरा है ड्यू टू स्पास्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। स्पास्म मतलब सिकुड़ना, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उसके स्पास्म या मतलब सिकुड़ने के कारण जो हो रहा है उसको हम वेरिएंट एंजाइना बोलेंगे। लास्ट है अनस्टेबल एंजाइना ड्यू टू अनस्टेबल प्लैक, मतलब जो अनस्टेबल जो प्लैक होगा उसके कारण जो एंजाइना कॉज होता है उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब हम किस किस तरीके से एंजाइना पेक्टोरिस को सही कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है ड्रग्स यूज इन एंजाइना एक्सप्लॉइट टू मेन कैटेगरीज, मतलब ये जो ड्रग्स हैं इनको दो मेन कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, कि मतलब क्या हो, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम कर दी जाए, सप्लाई नहीं ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम कर दी जाए। दूसरा इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू द मायोकार्डियम, कि मतलब ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो मायोकार्डियम तक क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। इससे हम क्या कर सकते हैं, एंजाइना को हटा सकते हैं, मतलब एंजाइना उसको ट्रीट कर सकते हैं एंजाइना को। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में है ड्रग्स यूज एंजाइना पेक्टोरिस, सबसे फर्स्ट है वेजोडाइलेटर्स, फिर कार्डिक डिप्रेसेंट, फिर है अदर ड्रग्स। वेजोडाइलेटर्स में है नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को वेजोडाइलेटर्स या कार्डिक डिप्रेसेंट में भी ले सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स और अदर्स में है मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर्स, रेट इनहिबिटर्स। सबसे फर्स्ट है कैल्शियम ब्लॉकर्स, जिसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें वेरापामिल है। बीटा ब्लॉकर्स जिसमें प्रोपेनोलॉल है। और फिर उसके बाद नाइट्रेट्स, सबसे मेन कैटेगरी जो होती है इसमें नाइट्रेट्स होती है। नाइट्रेट्स में है शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन में है उसको हम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन देंगे। सबलिंगुअल मतलब बीनीथ द टंग, मतलब टंग के नीचे रख दी जाती है वो जो मेडिसिन जो ड्रग होती है वो टंग के नीचे रख दी जाती है और वहां से एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो बहुत ही जल्दी मतलब एक्शन अपना शो करती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन हो गई सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद है इंटरमीडिएट जिसमें है ओरल नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद है लॉन्ग ड्यूरेशन जिसमें आएगा ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन। ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हमने इसको और वाइड वे में देखा है। सबसे फर्स्ट है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में ग्लिसराइल नाइट्रेट जिसको जीटीएन या नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। लॉन्ग एक्टिंग जिसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जिसको शॉर्ट एक्टिंग बाय सबलिंगुअल रूट। इरिथ्रायल टेट्रानाइट्रेट, पेंटा इरिथ्रोट्रायल टेट्रानाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर्स जिसमें प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोपोलॉल, एथेनोलॉल और बहुत सारी ड्रग्स आती है इसमें, ऑलॉल। उसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में है इनको भी मेडिसिनल मतलब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। फिनाइल एल्काइलामीन जिसमें वेरापामिल, बेंजोथाइजेपिन जिसमें डिलिटियजाम, डाइहाइड्रोपायरिडीन जिसमें निफेडेपिन, फेलोडाइपिन, अमेलोडाइपिन, नाइट्रिन डाइपिन, न्यूमोडाइपिन, लेकिडाइपिन, लैरकानेडिपिन और बेनिडाइपिन जिसमें डिपीन्स जो आ रहे हैं वो क्या है, डाइहाइड्रोपायरिडीन्स जो ड्रग्स होगी। फिर उसके बाद है पोटेशियम चैनल ओपनर जिसमें निकोकार्डिल। फिर है अदर ड्रग्स जिसमें है डाइपायरिडमॉल, ट्राइमेटाजीडीन, रेनोलाजीन, इवाब्रेडिन, ऑक्सीफेरेडिन। ये सारी ड्रग्स क्या है, अदर्स में आ जाएंगी। फिर उसके बाद है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में आएगा यूज टू अबॉट और टर्मिनेट अटैक, जीटीएन या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, मतलब इमरजेंसी जहाँ पे हो जाती है वहां पे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं। फिर है यूज फॉर क्रोनिक प्रोफाइलैक्सिस, मतलब प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन के लिए जो दी जाती हैं उसमें है ऑल अदर्स ड्रग, मतलब जो बाकी की जो ड्रग्स हैं वो दी जाती है। उसके बाद है फर्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की। नाइट्रेट्स में क्या होता है, दे आर फर्स्ट लाइन ड्रग, they are effective and stable
अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना। ये जो नाइट्रेट्स जो ड्रग्स होती हैं वो एक फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, जिसको हम बोल सकते हैं हमने फर्स्ट मतलब डिस्कवर किया या इनको सबसे ज़्यादा पहले यूज़ की गई, और ये इफेक्टिव होती है स्टेबल में, अनस्टेबल में और वेरिएंट एंजाइना में। दे आर सिंपल नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड एस्टर ऑफ अल्कोहल। ये जो नाइट्रेट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब इनकी स्ट्रक्चर भी सिंपल होती है, और जब हम देखेंगे तो नाइट्रस या नाइट्रिक एसिड एस्टर्स होते हैं ऑफ अल्कोहल के, ठीक है। दे आर यूज्ड इन बोथ ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट एंजाइना अटैक्स। ये एंजाइना की ट्रीटमेंट में भी और प्रिवेंशन में भी क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सारी क्या है, मसल्स के अंदर होंगी, ठीक है। मसल्स में क्या होगा, सबसे नाइट्रेट्स जो होंगे वो एंडोथेलियल सेल्स में होंगे, और ये क्या कर देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड जब ये बनाते हैं तो ये क्या करेंगे, ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिव ग्वानाइल साइक्लेज कर देंगे। जब एक्टिव हो गई ग्वानाइल साइक्लेज तो जीटीपी से क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, सीजीएमपी में कन्वर्ट हो जाएंगे और हेल्प करेंगे ग्वानाइल साइक्लेज। अब जो सीजीएमपी है वो जीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ड्रग आती है सिल्डेनाफिल, वो इसको पीडी को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मसल्स के अंदर मायोसिन लाइट चेन होती है। मायोसिन लाइट चेन जो होगा वो मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एमएलसी के, ठीक है। एमएलसी के भी एक्टिव फॉर्म में होगा। मायोसिन एलसी वो जो फॉस्फेट है वो मायोसिन एलसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये जो फॉस्फेट मायोसिन एलसी फॉस्फेट से मायोसिन एलसी में कन्वर्ट होने का हेल्प करेगा सीजीएमपी। जो मायोसिन अगर लाइट चेन फॉस्फेट है तो एक्टिन के साथ जुड़ के क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। फॉस्फेट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा और जो मायोसिन एलसी है वो क्या कर देगा, रिलैक्सेशन कर देगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हम थ्योरी में भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टिव गैसियस फ्री रेडिकल NO एंड रिलेटेड NO कंटेनिंग कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं, मतलब जो ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग्स हैं वो नाइट्रेट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, एक फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। NO बना देंगे या उसके NO कंटेनिंग कंपाउंड्स बना देंगे। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड कैन एक्टिवेट ग्वानाइल साइक्लेज, इंक्रीज द सेलुलर लेवल ऑफ साइक्लिक जीएमपी। हमने पहले जो डायग्राम था उसमें देखा तो कि जो ग्वानाइल साइक्लेज था वो क्या कर रहा था, वो सीजीएमपी को इंक्रीज कर रहा था। उसके बाद एक्टिवेट पीकेजी एंड मॉड्यूलेट द एक्टिविटीज ऑफ साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइट्रेज। ये हमने पहले वाले डायग्राम में हमने देख लिया, ये क्या कर रहा था, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्ट्रेज को है वो मॉड्यूलेट कर रहा था। फिर इन स्मूथ मसल द नेट रिजल्ट इज रिड्यूस फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन। हमने देखा कि स्मूथ मसल के अंदर क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन एलसी जो उसको लाइट चेन बोलते हैं, और वहीं पे क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था कैल्शियम का कंसंट्रेशन इन द सिस्टोल, ठीक है। जैसे मायोसिन एलसी हुआ, एलसी में हमने देखा था कि फॉस्फोर जो था उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और जो मायोसिन एलसी था उसमें क्या हो रहा था, रिलैक्सेशन हो रहा था। तो ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद हम एससीआर की बात करते हैं। इन अ सेल्फ फ्री सिस्टम द पोटेंसी ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स फॉर ग्वानाइल साइक्लेज एक्टिवेशन इज मेनली डिटरमाइन द नंबर ऑफ नाइट्रेट्स ग्रुप। ये क्या है कि इन ए सेल्फ फ्री सिस्टम हम देखते हैं कि जो अगर उसमें कह रहा है तो पोटेंसी ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स फॉर ग्वानाइल साइक्लेज एक्टिवेशन, मतलब अगर ग्वानाइल साइक्लेज जो है उसको एक्टिवेट करना है तो वो क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा कि कितने नंबर ऑफ नाइट्रेट्स ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ नाइट्रेट्स ग्रुप अटैच होंगे उतनी ही ड्रग होगी
अच्छी पोटेंसी शो करेगी। Since nitrate-induced activation of guanyl cyclase involve the formation of nitric oxide free radical, potency therefore increases as nitric group increases in the group। कि जैसे जैसे अगर हम नाइट्रिक ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे ही क्या होगा कि फ्री रेडिकल क्या जाएंगे, बनते जाएंगे, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता जाएगा। जब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता जाएगा तो क्या होगा, गुआनिल साइक्लेज का एक्टिवेशन होने लगेगा। ठीक है, उसी से क्या होगा, पोटेंसी इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज इन लाइपोफाइलिसिटी ड्यू टू एस्ट्रिफिकेशन ऑफ द फ्री OH group in isosorbide mononitrate had no major influence on guanyl cyclase activation। जैसे क्या होता है, इंक्रीज इन लाइपोफिलिसिटी मतलब एस्ट्रिफिकेशन जब होता है, मतलब जो फ्री OH ग्रुप है, एक्चुअली एक ड्रग होती है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, उसमें क्या है कि एस्ट्रिफिकेशन होता है OH ग्रुप का, और उससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है लाइपोफिलिसिटी, लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इनका कोई इतना मेजर रोल नहीं है, मतलब जो गुआनिल साइक्लेज जो एक्टिवेशन होता है उसमें ज्यादातर इनका कोई रोल नहीं होता। जैसे हम देख रहे हैं कि ज्यादातर ड्रग जो है जिसमें सब में नाइट्रो होगा, क्योंकि नाइट्रो ही क्या करती है, एक्टिवेट करती है गुआनिल साइक्लेज को। अमाइल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, पेंटाइरेथ्रोट्रायल, टेट्रानाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड में हमने एस्ट्रिफिकेशन देखा। फिर उसके बाद है डाइपैरिडामोल, ये क्या है, इनकी ड्रग स्ट्रक्चर्स हैं नाइट्रेट्स की। उसके बाद है सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स, कि मतलब नाइट्रेट्स का सिस्टमिक पे, मतलब जो सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं मिनिमल इफेक्टिव डोज पे। अगर मिनिमल इफेक्टिव डोज दी गई है तो क्या होगा, डायलेट, सबसे पहले डायलेट वेन्स जो होंगी, डायलेट वेन्स हुई, और क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट। जैसे ही ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट होगा तो क्या होगा, प्रीलोड कम हो जाएगा। प्रीलोड कम होगा तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगी। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, वॉल टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे वॉल टेंशन कम हो जाएगी तो मायोकार्डियल जो है ऑक्सीजन कंजप्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमल इफेक्टिव डोज पे है। अगर हम इसको हायर डोज पे देते हैं तो क्या होगा, डायलेट आर्टरीज हो जाएंगी। डायलेट आर्टरीज होंगी तो क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद वॉल टेंशन भी क्या कम हो जाएगी, और वॉल टेंशन कम होगी तो क्या होगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन भी कम हो जाएगा। ये इसका सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स है। ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, बहुत ही इजी सिंथेसिस है इनकी, कि जैसे हम देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन की सबसे इजी स्ट्रक्चर होती है CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, जब हम ये कराते हैं तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन में। ये नाइट्रोग्लिसरीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब जहां पे OH थे, जहां पे आप जहां पे H देख रहे हैं, सब वहां पे क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए NO2 में। ठीक है, ये इजी वे है याद करने के लिए। तो जैसे हमने इसका नाइट्रेशन कराया, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई, वो भी हमने 3 मोल्स लिए, 3 मोल लिए और हमने देखा कि नाइट्रोग्लिसरीन में कन्वर्ट हो गया और 3 मॉलिक्यूल क्या बन गए, वाटर के बन गए। ये है सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट में क्या होगा, हम डी-सॉर्बिटॉल लेंगे। ठीक है, डी-सॉर्बिटॉल अगर हम लेंगे तो हम रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमें क्या मिल गया, आइसोसोर्बाइड मिल गया। आइसोसोर्बाइड मिला तो हमने फर्दर रिएक्शन कराई HNO3 के साथ में और H2SO4 के साथ में।
जब H2SO4 के साथ में जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, डाइसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट मिल गया। हम फिर से इसके हम रिएक्शन देखते हैं कि हमने डीसॉर्बिटॉल लिया, वहां पे हम क्या ले रहे थे, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन से हम क्या करा रहे थे, रिएक्शन करा रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डीसॉर्बिटल क्या है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे डीसॉर्बिटल लिया है। डी आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे डी सॉर्बिटॉल लिया है, डी डेक्स्ट्रो हो गया यहाँ पे, और हम यहाँ पे लेंगे टॉल्विन सल्फोनिक एसिड हमने यहाँ पे लिया है। जब हमने यहाँ पे टॉल्विन सल्फोनिक एसिड लिया है तो क्या हो गया, इसका साइक्लाइजेशन हो गया, इस साइकिल में कन्वर्ट हो गई और हमें क्या मिल गया, आइसोसॉर्बाइड मिल गया। जब हमें आइसोसॉर्बाइड मिला तो हमने इसकी फर्दर रिएक्शन कराई HNO3 के साथ में और H2SO4 के साथ में। जब हमने HNO3 H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, नाइट्रेट्स मिल गए। जो हम पहली जो हमारी सिंथेसिस थी उसमें हो रहा था, वैसी ही सिंथेसिस इसमें भी आइसोसॉर्बाइड में हो जाएगी। तो आइसोसॉर्बाइड कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट में। ये इनकी सिंथेसिस थी। उसके बाद इसकी साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में है हेडेक, डायलेशन ऑफ मेनिंजियल आर्टरी, या डिसअपियर विद कॉन्टिन्यूड यूज के कारण भी क्या होता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लशिंग, क्यूटेनियस डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स ऑफ द फेस एंड नेक, और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होने के चांसेस हो जाते हैं। डिजीनेस हो जाती है, या रिफ्लक्स टैकीकार्डिया जिसमें एक्टिवेशन ऑफ बैरोर रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, और सॉल्ट और वाटर का क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, ये पूरा था एंटी एंजाइना हमने पढ़ा, और इसमें हमने नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ा कि नाइट्रेट्स क्या होते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके एसिया, उसकी ड्रग स्ट्रक्चर, और जो इम्पोर्टेंट जो सिंथेसिस थी वो हमने पढ़ी। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया हो। थैंक यू।